तनाव भी रहता है, टोका टोकी भी होती है, एक दूसरे की निंदा भी होती है। लेकिन जब समय आया तो हम इकट्ठे वोट भी करते हैं, और कभी कभी अगर अच्छा कोई कानून बनाए तो विपक्ष सरकार की तारीफ भी करता है, और कभी विपक्ष के लोग अगर अच्छा सुझाव दे दें, अच्छा पॉइंट दे दें, तो सत्ताधारी पार्टी के लीडर्स भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं जी। और जब पार्लियामेंट से विदाई का समय आया तो उस वक्त पार्टी के आधार पर नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत उस व्यक्ति का कैसा स्वभाव रहा हो, पिछले वर्षों में किस तरह का कार्य उसने किया हो, किस तरह का काम किया हो सदन के अंदर, उस पर चर्चा होती है। तो मेरे ख्याल में जो परसों का विदाई भाषण था तो वो किसी बिल पर नहीं था, किसी कानून पर नहीं था, कोई विवादित चीज नहीं थी। लेकिन अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री बड़े संवेदनहीन हैं, लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भी गला रुध गया और आपके भी आंसू छलक आए। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से मैं उस दृश्य को देख रहा था उस समय, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आंसुओं के साथ आपको सैल्यूट किया, ऐसा हाल फिलहाल में या फिर गत कई वर्षों में नहीं देखा गया है। उसका चाहे प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए या उनके आंखों में आंसू आए या मेरे आंखों में आंसू आए, वो एक समय के वाकये से थे, एक इंसिडेंट से उसका संबंध था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात की और मैं जब चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का, तो ये जो घटना हुई थी उस वक्त 2006 में कि मिलिटेंटों ने कश्मीर के जो पर्यटक थे उन पे हमला किया, ग्रेनेड से हमला किया और बहुत सारे पर्यटक मर गए गुजरात के और कई जख्मी हो गए। तो उस वक्त जब मैं साइट पे पहुंचा था तो किस तरह से मैं रो रहा था, और फिर बाद में शाम को जब उनको विदाई की मैंने एयरपोर्ट पे, और किस तरह से बच्चे औरतें मेरी टांगों से और गले में मिलते मिलते मुझसे लिपट गए और रोते रहे, दृश्य हमने देखे, उनसे भी ज्यादा चिल्ला चकर आंसू यकीन मानिए आजाद साहब, मैं आपको मैं लंबे अरसे से जानता हूं। मैंने भी जब वो दृश्य को देखा उस दिन जब आपने इसका जिक्र किया, तो हमने अपने आर्काइव से इस दृश्य को निकाला और दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से आप भावुक हो गए थे बतौर मुख्यमंत्री। वाकई यकीन मानिए वो दृश्य देखकर मेरे भी आंसू छलक गए, जिस तरह से आप भावुक हो रहे थे, जिस तरह से परिवार भावुक हो रहे थे। वाकई वो जो दृश्य थे वो किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू लेके आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही उसका जब हम उल्लेख कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम लड़ाई करते हैं, लेकिन अच्छा जब हम इंसान भी हैं, चाहे गुजरात का आदमी हो और एक तरफ से मिलिटेंट उसको मारे और दूसरी तरफ से रोने वाला कश्मीरी है, कश्मीर का मुख्यमंत्री रोने वाला है, तो इसलिए उन्होंने सल्यूट किया कि भाई ये आप इंसान भी हैं, एक साथ साथ विपक्ष के नेता के साथ साथ अब अच्छे इंसान भी हैं, तो शायद इसकी वजह से वो सल्यूट उन्होंने किया। लेकिन मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने 14 साल पुरानी बात को अभी तक याद रखा और उनके मन में ये बात अभी तक थी और आज मौका पाकर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। 14 साल पुरानी बात। जी आजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है, दो बड़ी घटनाएं हुई इस हफ्ते। एक तो आप राज्यसभा से आप रिटायर हो रहे हैं, आपका विदाई भाषण था और प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए। दूसरी, उसके बाद G23 के जो नेता हैं, ऐसा कहा जा रहा है, वो आपके घर भी पहुंचे आपसे मिलने के लिए। क्या भारत की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? देश आपकी तरफ भी देख रहा है। देखिए, भारत की राजनीति में तो हमेशा बड़ा कुछ होता ही रहता है जी, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई आने वाले वक्त में कुछ बड़े होने वाला है। अब तो अगले 2-3 महीने तो सबकी नजरें केरला के और तमिलनाडु, पांडिचेरी, बंगाल और असम की तरफ है। सब पार्टियां उसी में लगेंगी, हम भी अपनी पार्टी की तरफ से लगेंगे।
सदन के अंदर एक दूसरे की तारीफ करना एक बात है, लेकिन आखिर में हम सब अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं, सब पार्टीज की और हम सब की अलग अलग विचारधारा है। लेकिन आजाद साहब, आपकी तारीफ को लोगों ने बहुत चीजों के साथ जोड़ दिया, हालांकि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने, मैंने अटल जी के भाषण भी देखे हैं, मैंने इंदिरा जी के भाषण देखे हैं, चंद्रशेखर के भाषण देखे हैं, नरसिम्हा राव जी के भाषण देखे हैं, जब लोग और राजीव जी के भाषण देखे हैं, तो शायद जिन लोगों ने ये तमाम पास्ट का हिस्सा नहीं रहे होंगे तो उनको ये कोई नई चीज लगी होगी। मैंने अटल जी का भाषण देखा है, जिस तरह से इंदिरा जी की बारे में वो कितना अच्छा बोलते थे, लेकिन दूसरे ही दिन उससे भी डट के उनका विरोध भी करते थे। लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है जी। लेकिन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आपसे संकेतों में कहा कि अगर कांग्रेस आपको वापस राज्यसभा में नहीं लाती तो वो तैयार है। ऐसा हुआ तो आप उनका ऑफर क्या कबूल करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला वो मैं आपको रिटायर नहीं होने दूंगा। हाँ, तो उसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए, उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे वो आप लोगों ने शायद माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी, तो और भी 25 पार्टीज के लीडरों ने बात की, उनमें से कई ने ये बात कहा कि आप हमारे से आइए हम, लेकिन वो एक समय था, वो एक सब पार्टीज ने अपना प्यार जताने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि एक ये व्यक्ति की बात हो रही थी, उस वक्त पार्टी की बात नहीं हो रही थी, तो उसमें अपना सुझाव सबने दिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि उस रास्ते पे कोई जाने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि हम सबके, चाहे हम व्यक्तिगत तौर पर कितने एक दूसरे के नजदीक हूं, कितने हम एक दूसरे के संबंध हूं, मेरे संबंध सिर्फ बीजेपी के लीडरों से, मेरे बहुत निकट के संबंध सीपीआई से हैं, सीपीएम से हैं, बीएसपी के लीडरों से हैं, समाजवादी लीडरों से हैं, टीएमसी से हैं, हमारी शरद पवार जी की पार्टी है उनसे हैं, आप पार्टी उनसे हैं। तो शायद विपक्ष के नेता के नाते मेरी मीटिंगें सब विपक्ष के नेताओं से और सत्ताधारी पार्टी से अल्टरनेट डेज पे, तो सुबह शाम और कभी कभी दिन में 4-5 मीटिंगें होती हैं, तो व्यक्तिगत संबंध हमारे बन जाते हैं। जी आजाद साहब, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जी उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे पर्सनल संबंध से वो मेरी पार्टी में आएंगे या मैं उनकी पार्टी में जाऊंगा। अब आजाद साहब, G23 को लेकर पिछले साल बड़ी चर्चा हुई, इस साल भी बड़ी चर्चा हो रही है। आप लोगों ने पार्टी को कैसे चलाना चाहिए, कैसे उसको बेहतर करा जा सकता है, लेकिन उसके विपरीत तमाम G23 के नेताओं को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया गया और बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। क्या कहना चाहते हैं? और बहुत सी इंफॉर्मेशन लीक भी हुई बाहर, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? अब मैं नहीं समझता कि आज वो विषय है। अब आज वो विषय नहीं है, आज तो विषय है हमारा खाली हमारी रिटायरमेंट पर, उस पर हम बात करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। और G23 हमने नाम नहीं दिया, मीडिया ने नाम दिया है, और वो कोई अलग ग्रुप की बात नहीं थी, वो हमारे सुझाव हैं। और उस सुझाव में बाद में हजारों लोग उस सुझाव की उन्होंने सराहना की और सपोर्ट की। तो हमारा अंदरूनी मामला है, और अंदरूनी मामला है किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरह से पार्टी को सतर्क किया जाए। उसमें कोई ग्रुप की लड़ाई नहीं है या लेकिन आपने जो उस ग्रुप में लिखा उस बात का रिगार्ड नहीं किया गया, उल्टा टारगेट किया गया। इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि यू आर ओल्ड कांग्रेस हैंड, आपने इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी के साथ काम किया है, अब तो राहुल गांधी का वक्त है। अब अपनी अपनी सोच है। हमने जैसे पहले अध्यक्षों को इंदिरा जी से लेकर और सोनिया जी तक जैसे पहले अध्यक्षों को सलाह देते थे, हमने अपना ये फर्ज समझकर वो सलाह दी कि कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जा सकता है। हमारे पास कुछ सुझाव हैं, हमने अपने सुझाव दिए, वो अब लीडरशिप रहे कि उन सुझावों पर विचार करे और उनको पसंद आए तो लागू करें और नहीं पसंद आए तो न करें। लेकिन हम तो कम से कम हमारे कंधों से और हमारे दिमाग में जो बोझ था
वो बोझ तो हल्का हो गया कि हमने अपना फर्ज पूरा किया, क्योंकि लोग हमसे मिलते थे, सेंट्रल हॉल में मिलते, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में मिलके कि भाई आप लोग पुराने हो तो आप चुपचाप के कुछ सुझाव क्यों नहीं देते। उसमें कोई लीडरशिप के खिलाफ कोई बात नहीं थी, वो संगठन को आजाद साहब इसको बना कैसे दिया मजबूत किया जा सकता है आप उसके बारे देखिए, में। सार्वजनिक तौर पर जो कुछ लिखा गया बना दिया गया, ये लीडरशिप के खिलाफ है। बना दिया गया कि ये जो ग्रुप 23 है, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे आप हो, आप तो इन सब में सबसे वरिष्ठ है, चाहे आनंद शर्मा हो, ये सब लोगों को एक टारगेट पे ले लिया गया और कहा दिया गया ये ओल्ड हैंड है, अब न्यू हैंड की आवश्यकता है, यानी ये ओल्ड गार्ड है, अब यंग गार्ड की आवश्यकता है। हम कहां, हम तो चाहते हैं यंग गार्ड आ जाएं, लेकिन फील्ड में जाएं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ नेशनली? को नहीं, छवि को नुकसान नहीं होता है, अगर सलाह मानी जाए तो पार्टी को फायदा ही होता है। जी, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया लोकसभा के अपने भाषण में कि कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है, राज्यसभा में इनका पहिया कुछ और कह चलता है और लोकसभा में इनका पहिया कुछ और चलता है। राज्यसभा में उनका पूरा भाषण सुना गया, लोकसभा में वॉकआउट कर लिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है लोकसभा की लीडरशिप में मैच्योरिटी की कमी है? लोग नहीं, मैं लोकसभा नहीं, अगर आज जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उन्होंने दोनों हाउसेस के बीच में क्या फर्क है उनको मालूम हो। राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हाँ जी, तो जाहिर है तो हाउस ऑफ एल्डर्स वाला कई बातें सोचते हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ है, कई दफा ऐसा हुआ है कि राज्यसभा मेरे ख्याल में ऐसा दर्जनों दफा हुआ है पिछले सालों में कि राज्यसभा चला है और लोकसभा नहीं चला है। जी, वो बिल्कुल बात हम समझते हैं, क्योंकि मैंने भी पार्लियामेंट को जितना कवर करा है आजाद साहब, और लेकिन पार्टी का रुख एक रहता है, जो राज्यसभा की पार्लियामेंट्री पार्टी का रुख होता है वही लोकसभा की पार्लियामेंट्री पार्टी का रुख होता है। इसमें डिफरेंस आया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नहीं, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा में खाली कांग्रेस नहीं थी, राज्यसभा की सब पार्टियों ने हिस्सा लिया राज्यसभा में। वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन लोकसभा के अंदर बाकी सब पार्टियां कांग्रेस भी शामिल थी, कांग्रेस नहीं, लेकिन कांग्रेस एक अकेली नहीं पार्टी थी, पूरा विपक्ष था। तकरीबन 22 पार्टियां, 23 पार्टियां विपक्ष की थी, उन्होंने राज्यसभा में हिस्सा लिया। क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को निशाने पर लिया गया है और उनके ट्वीट्स की अब जांच होगी, क्या आपको लगता है ये दायरा ठीक है? उन्होंने तो भारत के पक्ष में ही ट्वीट करे थे, इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं आजाद साहब? नहीं, ये मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया पार्लियामेंट और राजनीति से संबंधित है, मैं उसमें नहीं, ये तो राजनीति से ही जुड़ा हुआ मामला है सर, ये तो क्योंकि सचिन को तो राज्यसभा में ही आप लोग लेकर आए थे, अपर हाउस में या कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई थी। सचिन अपने और मांग भी मुंबई कांग्रेस की करी है कि जांच होनी चाहिए इन लोगों की। सचिन अपने फील्ड में सबसे ऊंचा रहा है, लता जी अपने फील्ड में उनका कोई लता तो एक ही दफा पैदा हुई है, दोबारा कभी पैदा नहीं होगी जी, तो इस तरह से मैं उनके मैं नहीं आना चाहता हूं जी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तो कि बड़ा अहम सवाल है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को लेकर बड़ी मुखर है? राहुल गांधी भी कृषि कानूनों को लेकर लगातार बोल रहे हैं, लेकिन वो जब बिल्कुल अगर जी मैंने अगर आपने मेरी आज का नहीं, अगर आप जिस वक्त ये कानून बना है तो अगर उस वक्त मेरा भाषण सुना होगा और किस तरह से विरोध करके मैंने बाइकाट किया, बाहर पूरा सेशन बाइकाट किया, और बाहर फिर हमारी पार्टी के भी और दूसरी पार्टीज के हमारे लोग रात भर भी गांधी जी की समिति के सामने रात भर बैठे। ये शायद पहली दफा हुआ है, हमने विरोध किया उस बिल का, और अभी भी माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैंने जब भाषण किया तो मैंने आज का नहीं, मैं 1900 से लेकर 1009 सब की इसी से लेकर 2006 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ,
1918 में क्या हुआ, 1928 में क्या हुआ, कि किस तरह से जब किसानों का आंदोलन था तो अल्टीमेटली अंग्रेजों को हार माननी पड़ी, अंग्रेजों को पीछे चंपारण के लेकर, खेड़ा से लेकर बरदोली तक किस तरह से किसानों को की जीत हुई और अंग्रेजों को विड्रॉ करना पड़ा। मैंने उल्लेख किया राजीव गांधी के वक्त का भी 1988 में, लेकिन जब मैं जनरल सेक्रेटरी था और रैली का इंचार्ज था, तब भी हमने विड्रॉ किया। लेकिन बीजेपी ने सदन में भी कहा, सदन से बाहर भी मैनिफेस्टो में था, कई चीजें हमारे मैनिफेस्टो में थी। जीएसटी वगैरह तो बीजेपी उस वक्त विरोध करती थी जी, लेकिन अब आप मान रहे हैं ये भी संकेत हमारे, सुनिए जी आजाद सुनिए जी सर, सुनिए, हमारे मैनिफेस्टो में अगर था, लेकिन हम इसको अगर बिल भी लाते, कानून लाते, तो हम पहले किसानों से पूछते, हम विपक्ष से पूछते, अगर उसके बाद भी कुछ कमी रहती तो हम इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजते, हम इसको सिलेक्ट कमेटी भेजें। तो हमारा जो अभी ये कहना है कि अगर ये बिल लाना था तो इसको पहले किसान यूनियनों से पूछना चाहिए था, और अगर पार्लियामेंट में आया तो जो विपक्ष के नेताओं ने कहा इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, तो इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दे। फिर राज्यसभा में हमने कहा सिलेक्ट कमेटी को भेजो, तो अगर सिलेक्ट कमेटी में भेजता तो ये विवाद नहीं होता। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर इस पे सीरियसनेस थी तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी से बड़ी चूक हुई? जब किसान आंदोलन चल रहा था वो शेरो शायरी करके ट्विटर के ऊपर वो विदेश चले गए काफी दिनों के लिए, क्या आपको लगता है वो बड़ी चूक थी पॉलिटिकली, विदेश जाना? उससे इसका क्या मतलब है? नहीं, विदेश जाने से, विदेश तो पूरी दुनिया जाती है, विदेश नए साल के मौके पर चले गए थे। ये दुनिया जाती है, विदेश जाना कोई पाप नहीं है। नहीं, पाप तो नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, मैं इसको मेरा सवाल किसानों का ये मैं अभी भी पॉलिटिकली आप कह रहे हैं आजाद साहब, मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम किसानों के मुद्दे को, आप भी कह रहे हैं कि हम किसानों के मुद्दे को लेकर खड़े हैं, आप लगातार बोल रहे हैं पिछले काफी महीनों से, लेकिन उसी बीच में राहुल गांधी का विदेश चले जाना पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज नहीं कर जाता, राहुल गांधी की सीरियसनेस को नहीं दिखाता कि वो कितने सीरियस है इस मुद्दे को लेकर? ये एक सवाल खड़ा होकर बीजेपी लगातार बोलती है इस बात को। सवाल यह है कि अभी तीन महीने हो गए किसानों को आंदोलन चलाते हुए, तो उसमें अगर वो 5-6 दिन गए बाहर तो उससे कोई आंदोलन पे तो फर्क नहीं पड़ा ना। पर ज्यादा दिन के लिए गए थे, वैसे 6 दिन के लिए नहीं गए थे। अरे 10 दिन के लिए गए, लेकिन वहां जाकर भी वो ट्वीट करते थे आंदोलन के बारे में, आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है, दोनों तरफ की सेनाएं पैंगोंग लेक से पीछे हटेंगी। संसद में रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जहां तक चीन का संबंध है, जहां का फौजियों का संबंध है, हम चाहे विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हो, हम हमारे भारत के फौजियों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि पूरा भारत की रक्षा करने वाले जो सियाचिन में और ऐसी तरह जो मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूं अपने उनके बारे में कि दीवारें भी बर्फ की, मुझे जाने का मौका मिला है सियाचिन जाने का, चशूल जाने का, कि जहां इनकी छत भी बर्फ की होती है, ग्लेशियर की होती है, दीवारें भी ग्लेशियर की होती हैं और फर्श भी ग्लेशियर का होता है, और वैसे में ये तकरीबन 30-40 -50 या 60 डिग्री माइनस में वहां रहते हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और जहां तक चीन के मुकाबला सवाल है, हम अपनी सरकार के साथ बराबर खड़े रहेंगे चीन के मुकाबले में, और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीन ने जमीन ली है अलग अलग समय पे, वो वापस होनी चाहिए। और अभी जो जून के वक्त में जहां रक्षा मंत्री ने कहा है, आप उस बयान से सहमत हैं गुलाम नबी जी? अब बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों ने हम चाहते थे कि कुछ सप्लीमेंट्री पूछे जाएं, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर लीडरों से बात करेंगे। ठीक है, अगर वो समझते हैं,
हम तो समझते थे लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान आया। उन्होंने बोला सरकार हमारे बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन को क्यों जाने दे रही है, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी के पास नहीं गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सैनिकों का अपमान कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। ये झूठ बोल रही है सरकार। मैं देखा नहीं, मैंने ये देखा नहीं, लेकिन हम लोगों ने रक्षा मंत्री जी को ये बार बार बताया है कि जितनी जमीन पे वो हमारे यहां आए हैं वहां से वो वापस जाने चाहिए उसी जगह जहां अप्रैल और मई में पिछले साल, मार्च अप्रैल में थे पिछले साल। जी मैं आखिरी दो सवाल आपसे लूंगा। आपके बड़े करीबी दोस्त और इस देश के वरिष्ठ नेता अहमद भाई पटेल का निधन हो गया कोरोना की वजह से, आप उनको मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूं। सच मानिए जब से अहमद भाई नहीं रहे तो हमें अपने आप पे विश्वास खत्म हो गया और आने वाली जिंदगी पर विश्वास खत्म हो गया। मैं अपना सोचता था कि बहुत लंबा जिएंगे, उसके बाद जो मेरा ओपिनियन है जिंदगी के बारे में वो बदल गया कि हम भी शायद कल मर सकते हैं, किसी वक्त भी मर सकते हैं। ईश्वर आपको लंबी आयु दे आजाद साहब। ये जहन में आ गई। नहीं बिल्कुल। और मैं बार बार उनकी जो हॉस्पिटल से, अस्पताल से उनके और मेरे बीच में व्हाट्सएप पे बात होती थी तो मैंने ऐसे उसको मिटाया नहीं है, रखा है। और जब भी मैं व्हाट्सएप खोलता हूं तो उस बात को जो हमारे बीच में चलती थी उसको देखता हूं बार बार। बिल्कुल ये भावुक पल होता है आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है अहमद पटेल के जाने से कांग्रेस पार्टी में अब एक बदलाव हम देखेंगे और वो बदलाव आ गया है, उनके जाने से पहले ही वो बदलाव आना शुरू हो गया था? देखिए कांग्रेस पार्टी को तो बहुत नुकसान हुआ। जब हम लोगों ने लेटर भी लिखा था तो कई लोगों ने कहा था कि भाई मैंने कहा कि भाई हमारी और अहमद भाई जी की दोस्ती बहुत स्तर से थी और उसके बाद चलती रही। वो पहले मैं जनरल सेक्रेटरी था तो उसी वक्त वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, फिर मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था तो उस वक्त भी वो स्टेट के प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के, तो तब से हमारे संबंध थे। बाद में राजीव जी के वक्त में मैं AICC जनरल सेक्रेटरी था, वो PCC के प्रेसिडेंट थे और मैं गुजरात का इंचार्ज था। और उसके अलावा भी हम जब यहाँ थे तो हमारे बच्चे, परिवार इकट्ठे, बच्चे स्कूल इकट्ठे जाते थे, स्कूल से इकट्ठे आते थे। तो हमारे पॉलिटिकल संबंधों के साथ साथ पर्सनल और फैमिली रिलेशंस थे। लेकिन पिछले कुछ 20 सालों में जिस तरह से वो पार्टी को इकट्ठे रखने के लिए और कई काम करते थे जो मैं नहीं कर सकता, शायद मैं तो ज्यादा फील्ड का आदमी था, लेकिन वो दिल्ली में बैठकर बहुत तोड़ जोड़ कर और बाकी चीजें जो सलाह देना कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो उसमें बहुत अच्छा काम करते थे। और हमारी भी दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती थी कि इस बारे में आपका क्या विचार है, इस दूसरी चीज के बारे में आपका क्या विचार है। क्या आपको लगता है ये जो नई कांग्रेस है, हम सब वंचित रहे? नई कांग्रेस जो है इसमें सुझाव ये लेना नहीं चाहती, आइडियाज को लेना नहीं चाहती, या फिर कुछ और मामला है ये जो नई कांग्रेस है? अब मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, विपक्ष के नए नेता का चयन तो पार्टी करेगी, लेकिन आपको किस में दिखता है दम है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि आपकी जगह जो लेगा उसको वाकई बहुत बड़ा टास्क होगा उसके सामने। दम किस नेता में लगता है आपको? जो मेरी जगह आएगा जो मेरी जगह आएगा वो मुझसे ज्यादा सक्षम होगा। मैं यही दुआ करूंगा और यही शुभकामनाएं दूंगा उसको। लेकिन आपके पीछे बिल्कुल कश्मीर की वादी है। मैं आपसे कश्मीर पर सवाल ना पूछूं तो ये नाइंसाफी होगी आपके साथ भी और दर्शकों के साथ भी। 370 को हटे अब काफी वक्त हो चुका है। कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। आप क्या देखते हैं? चुनाव भी वहां हो गया है। मैं पिछले एक हफ्ते में 4 या 5 भाषण कर चुका हूं।
और बहुत सारे भाषण कश्मीर से संबंधित थे, तो मैंने फिर गवर्नमेंट से यही इल्तजा की है, रिक्वेस्ट की है कि कश्मीर ने और कश्मीरियों ने बहुत कुछ खो दिया है इन 31 सालों में। सबसे पहले हमने अपने भाई कश्मीरी पंडित भाई खो दिए, वो सबसे बड़ा हिस्ट्री कभी माफ नहीं करेगी हमको कि कश्मीरी बहनें और भाई और बच्चे हमसे जुदा हो गए। एक तो वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, दूसरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि बहुत सारे नौजवान मारे गए। जी, लेकिन पीडीपी के सांसद जो आपके साथ रिटायर हो रहे थे, उन्होंने सरकार की बड़ी तारीफ करी, कहा जो काम हुआ उसे कहना चाहिए। देखो काम क्या हुआ, ये हमें सबसे पहले देना, जब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं आते तो कश्मीर अधूरा होता। जो हजारों बेवाएं हैं, विडोज हैं जी, और जब उनके विडोज का समाधान न हो, उनके बच्चे न पढ़े, तब तक कश्मीर का क्या होगा। बहुत सारे हजारों हमारे नौजवान आर्मी के, सीआरपी के, लोकल पुलिस के लोग मरे हैं, उनका शोक हम सब मनाते हैं। और डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट शून्य के बराबर है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, हमारा टूरिज्म खत्म हो गया, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गया, हमारा इंडस्ट्रीज खत्म हो गए। पावर्टी की तरफ आज हम बिल्कुल जा रहे हैं, सब बिलो पावर्टी लाइन चले जाएंगे। तो इसका अभी भी इलाज है, यूटी इलाज नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है। ऑफिसर सरकार चलाएं, वो इलाज नहीं है। इलाज एमएलए ही हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं जी। इसलिए इसको स्टेट बनाएं जी, और विधानसभा के फुल फ्लैश स्टेट बनाएं। और आपकी डिमांड है कि फुल फ्लैश स्टेट बनाए। बहुत बहुत फुल फ्लैश स्टेट में जैसे पहले जैसे स्टेट थी, और उसके बाद स्टेटस को एंटी, और उसके बाद इलेक्शन हो जाए। आपको एक शौक तो है कि आप बागबानी बहुत अच्छी करते हैं, अब तो देश को पता लग गया है। आपके घर हम जब आएंगे तो देखेंगे, मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने देखा था कितनी सुंदर बागबानी आपने कर रखी है। लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब, आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे? जरूर शुरू की है, मैंने शुरू करी है। चलिए, हमें कोविड में सब कुछ नेगेटिव हुआ, लेकिन एक चीज मेरी पॉजिटिव हुई कि मैंने लिखना शुरू कर दिया अपने पूरी राजनीति के तो उसमें उम्मीद है G23 का राज भी पूरा खोलेंगे, G23 वाला राज भी पूरा खोलेंगे, और जिस तरह से टारगेट किया गया वो भी खोलेंगे। G23 में कुछ नहीं, हम सब एक हैं, कांग्रेस यूनाइटेड है जी। जहां जहां सुधार लाने की जरूरत होगी, आप तो सुधार की बात कर रहे हैं, आप तो एक की बात कर रहे हैं, लेकिन टारगेट तो आप ही लोगों को किया जा रहा है। बात करेंगे, लेकिन उसमें कोई लड़ाई या विवाद का मामला नहीं है। शुक्रिया आजाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 के मंच पे आने के लिए।